देखो एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी एनीथिंग जिसमें आपकी एबिलिटी शामिल हो किसी काम को करने की, उसको एनर्जी बोलते हैं। यानी कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा आप काम करने में अगर समर्थ हैं, एबल हैं, एबिलिटी रखते हैं, आपके पास कैपेसिटी है वैसी, तो उसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, यानी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एनर्जी की। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का? जूल होता है। 1 मार्क्स में पूछते हैं ये सब एमसीक्यू में। अगला है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं, तो देखो मैकेनिकल एनर्जी होता है, इसी का 2 पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जिसका हम बात करेंगे आगे। अगला है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी आपने पढ़ा होगा, पता है कहाँ पढ़ा है? हाँ, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, लैक्टोबैसिलस दूध से दही बना रहा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी वो लगा रहा है? केमिकल ही लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आपने यूज़ किया होगा कहाँ पे? पहले सोलर कैलकुलेटर आते थे। ठीक है, सोलर इन्वर्टर भी होता है, मतलब एक सोलर पैनल होता है, उससे क्या होता है, उस पर सूर्य की किरण यानी कि सनरेज आती है और वो केमिकल जनरेट्स करते हैं, जिससे क्या होता है, बैटरी हमारा चार्ज होता है और फिर उस बैटरी को यूज़ करते हैं, तो उसको सोलर इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सोलर गाड़ियाँ भी चल रही हैं आजकल। गाड़ियों की जो रूफ है ना ऊपर में, वो सोलर पैनल के बना दिए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब उसमें सोलर पैनल का यूज़ हो रहा है ताकि दिन भर चलते रहे, रास्ते में चार्ज होते रहे और तुम्हें पेट्रोल और वो इलेक्ट्रिक से चार्ज करने की ज़रूरत ना पड़े, वो चले। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन बारिश हुई और उस दिन तुम लेके निकल गए तो फिर तुम समझना क्या होगा। अगला है, हाँ हाँ, तो सोलर एनर्जी अभी उतना ज़्यादा ये नहीं हो पाया। हम आपको एक स्टोरी बता रहे हैं। राजस्थान में होता क्या था, इंदिरा नहर परियोजना है, यानी कि इंदिरा कैनल योजना चल रही है वहाँ पे। ठीक है, बहुत पहले का बात बता रहे हैं, आज से 5-6 साल पहले का, जब मोदी जी सिलेक्ट हुए थे ना, तो उस समय का भी हम बता रहे हैं। तो हुआ क्या था कि राजस्थान में जो थोड़ी बहुत नहर में पानी होती थी इंदिरा कैनल में, वो सूख जाती थी। ठीक है, वो गर्मियों के दिन में क्या होती थी, सूख जाती थी। तो वहाँ पे क्या होती थी, जो लेडीज़ हैं वो पानी भरने के लिए काफ़ी मीलों दूर चलना पड़ता था उनको। तो वहाँ की सरकार ने क्या किया, राजस्थान सरकार ने, कि जो मान लो आपके नहर होते हैं, नहर का मतलब ज़्यादा चौड़ी विड्थ नहीं होती उसकी, मान लो वहाँ से लेकर यहाँ तक होगा पानी भरा होगा, ये नहर हो गया, तो उस पर सोलर पैनल बिछाने का काम कर दिया। यानी कि नदी पानी भरी है ऐसी, ऊपर से सोलर पैनल लगा दिया ऐसे पूरा लंबा, जहाँ से नदी निकल रही है राजस्थान में, जहाँ से इंटर कर रही है वहाँ से लेकर जहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाती वहाँ तक। ठीक है, पुल वाले एरिया को छोड़ दिया, बाकी पे पूरा सोलर पैनल बिछा दिया। सोलर पैनल का एक यूज़ हो गया क्या, कि नदी का पानी भी नहीं सूखा, है ना, और जो धूप उस पर पड़ रही थी अब वो सोलर पैनल पे पड़ेगी, और सोलर पैनल पे वो धूप आने के बाद, वो रे ऑफ लाइट आने के बाद, उससे वो बैटरी चार्ज कर रहे थे। ठीक है, और वो बैटरी यूज होगा कहाँ पे, स्ट्रीट लाइट में। वो जो केमिकल एनर्जी जो बना, उसने अंडरग्राउंड वायरिंग भी करा दिया। अंडरग्राउंड वायरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पूरी की पूरी सोलर पैनल से बैटरी चार्ज हो रही है, और वो वायरिंग के थ्रू वहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कों के किनारे पे स्ट्रीट लाइट लगा दिया उन्होंने। आपने देखा होगा रेगिस्तान भी है, ऐसे भी है ना, तो वहाँ पे वो लगा दिया, और वही एनर्जी उन स्ट्रीट लाइट को मिलती थी। ठीक है, रात में ऑन कर दिया जाता था। तो एक बहुत अच्छा काम किया था वहाँ की सरकार ने। ठीक है, सोलर एनर्जी के ऊपर। ठीक है, ऐसी जो रन ऑफ कच्छ है, आप देखेंगे जैसे आप गुजरात का ऐसे मॉडल बना रहे होंगे ऐसे, तो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ खंभात भी है, पढ़ा है? गल्फ ऑफ खंभात नहीं, खंभात की खाड़ी नहीं पढ़ा? अरबियन सी इधर मिलती है। ठीक है, तो गुजरात में 2 पोर्ट हैं, एक गल्फ ऑफ खंभात में भी है, और एक यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तो महाराष्ट्र इधर आ जाएगा, इधर एरिया में। मैकेनिकल में 2 एनर्जी पढ़ा था हमने, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो मैकेनिकल के 2 फॉर्म होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के थ्रू लगाई जाए, यानी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है तभी आपको ये एनर्जी दिखने को मिलेगी, अदरवाइज अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कभी भी उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, और अगर होगी तो वो ज़ीरो होगी।
ठीक है। रेस्ट का मतलब क्यों हुआ, क्योंकि हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी कैसे रेस्ट में कहलाएगी। अगला है पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ पोजीशन बना के रखा अपना, है ना, तो उस पोजीशन की वजह से ये ग्रेविटी पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ एनर्जी लगा रहा है, तो उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सोलर एनर्जी मैंने आपको राजस्थान वाली बात बता दी, ठीक है, कि नहर परियोजना चल रहा था, उस पर सोलर पैनल लगाए थे। अब ये क्या होता है, थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब हीट होता है, क्या होता है, हीट। तो कहीं भी थर्मल आए मतलब हीट है वो। तो थर्मल एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं। देखो इस एनर्जी का यूज भी किया जाता है, हम बता रहे कैसे। आपने ये चीज सुना है, थर्मल पावर प्लांट सुना होगा, अपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। नरोरा यूपी में है, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता क्या है, बोकारो थर्मो स्टील पावर प्लांट है ना, राउरकेला में है, उधर उड़ीसा में। तो ये सब होते क्या हैं, हम आपको बता रहे होते क्या हैं इनमें। अगर आप एक छोटा एग्जांपल लो, जैसे बोकारो वाला, तो उसमें कोयला जाता है, रेलवे इंजन से पूरा कोयला जाता है अंदर, फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है, समझ आया। अब वहां पे क्या जाता है, वहां पे ना नेट बने होते हैं, जाली, ऐसे देखना, ऐसे ऐसे जाली बने होते हैं, ऐसे ऐसे। अब रेलवे ट्रैक ये है, यहां पे ट्रेन खड़ी होगी ऐसे, ये टॉप व्यू दिखा रहे हैं ट्रेन का, ऐसे ये खड़ी होगी। इसका साइड में गेट होता, आपने देखा होगा, जो मालगाड़ी होते हैं गुड्स ट्रेन, उसके साइड में गेट होते हैं, लॉक, है ना। तो ये क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वैगन बोलते हैं इसको, वैगन, ठीक है, ये जो डब्बा होता है उसको वैगन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक मशीन पे उस वैगन को चढ़ा दिया जाता है, जो इंजन होती है इस ट्रैक पर लेकर आएगी, और ये ट्रैक हाइड्रोलिक मशीन होता है एक हिसाब से। इस ट्रैक को हाइड्रोलिक मशीन से घुमाया जाता है। तो हाइड्रोलिक प्रेशर जब पड़ता है तो ये ट्रैक इसकी तरफ जो ऐसे है, ठीक है, वो ऐसे घूम जाएगा, समझ आ रहा है। वो ट्रैक जो है क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा। तो जब ऐसे हल्का सा घूमेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से जो डब्बे में कोयला रहता है वो पूरा का पूरा कोयला इस नेट में गिरेगा। ये नेट मतलब ऐसा सरफेस है और उस पर ग्रिल लगाया गया ऐसे, यानी कि पूरी की पूरी कोयला इसके अंदर जाएगी, ठीक है। और जब कोयला इसके अंदर जाती है तो यहां से एक रोलर की हेल्प से, एक रोलर लगा होता है, उस रोलर के हेल्प से एक क्रशर के पास जाता है, क्रशर होता है। इस क्रशर के पास जब जाएगा तो छोटे छोटे पाउडर्स में वो टूट जाता है, समझ आ रहा है। और जब वो एकदम छोटा पाउडर नहीं, मतलब थोड़ा सा इतना कंकड़ जैसा, बालू के कंकड़ के जैसा, सैंड की तरह, फिर यहां से रोलर से वही कोयला, फाइन पार्टिकल्स, आपको जाता है फैक्ट्री के अंदर। और एक भट्टी होती है, भट्टी का मतलब होता है एक चैम्बर जहां पे बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है, आग लगा होता है। ये कोयला उस भट्टी में जाता है और काफ़ी जलता है, और जब भट्टी में जलेगा तो वहाँ से हीट निकलेगी ऑब्वियसली। मान लो यहाँ भट्टी में आया, यहाँ पे जली और यहाँ से हीट निकलेगा। इस हीट को पाइपलाइन से, ऐसे ऐसे पाइप बने होते हैं, पाइपलाइन से लाया जाता है ऐसे बाहर, और एक टरबाइन बनी होती है, बहुत बड़ी बड़ी टरबाइंस होती हैं। उन टरबाइंस पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे इसमें से पाइप बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे पाइपलाइन से अलग अलग टरबाइन घुमाए जाते हैं, ऐसे ऐसे टरबाइंस होंगे यहाँ पे। टरबाइन समझ रहे हो ना, मोटर में फैन लगा हुआ है ऐसा, ठीक है। ये टरबाइंस घूमेंगे, और सीधी सी बात है, इस हीट से, गर्म हवा से टरबाइन तेजी से घूमेगा, और जितनी तेजी से टरबाइन घूमेगा उतनी ही तेजी से इसमें जो डायनेमो लगा हुआ है, डायनेमो, ये डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। यानी ये जनरेटर का फंक्शन है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, दो मैग्नेट लगे होते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, हाफ रोटेशन पे चेंज होता है, ठीक है, और एक फुल कॉम्युटेटर लगा देते हैं। वो फुल कॉम्युटेटर की वजह से करंट का डायरेक्शन प्लस माइनस चेंज होता है, और बहुत ज़्यादा हीट बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। उसको हम गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या एमीटर से। तो यहाँ पे है कि डायनेमो होगा, डायनेमो में ये जब रोटेट करेगा तो डायनेमो घूमेगा, और डायनेमो जब घूमता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो करंट प्रोड्यूस करेगा। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किलो मेगावाट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किसमें, किलो मेगावाट, याद रखिएगा,
ठीक है, तो 1 किलो मेगावाट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है और यही एनर्जी पूरे शहर को रोशनी देता है ना। तो ये काम होता है थर्मल एनर्जी का। न्यूक्लियर एनर्जी भी यही चीज होती है, लेकिन वो थर्मल से खतरनाक होती है। हम बता रहे कैसे। न्यूक्लियर में भी वही चीज होता है, वहां पे एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम हम आपको बता रहे हैं, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 ये केमिकल है। यूरेनियम 235 को, वही यूरेनियम जो कि आरडीएक्स बनाने में यूज होता है। हम आरडीएक्स बनाने का तरीका थोड़ी बता रहे हैं आपको, हम आपको न्यूक्लियर एनर्जी का तरीका बता रहे कैसे होता है। तो ये मैंने डीप स्टडी किया इसके बारे में, इसीलिए बता रहे। यूरेनियम 235 क्या होता है, वहां पे जहां पे जैसे आप चैम्बर देख रहे हैं, क्रशर देख रहे हैं, आप यूरेनियम को क्रशर से क्रश नहीं करिएगा, क्योंकि जहां क्रशर से क्रश किए वो ब्लास्ट कर जाएगा एक बम की तरह। हालांकि यूरेनियम उतना ऐसे खतरनाक नहीं है, लेकिन इससे इमिशन होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं बहुत ज़्यादा ये लोग, तो इनके संपर्क में आने से आपको खतरा हो सकता है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 पे ऐसा कोई हीट नहीं है कि माचिस जला है बम की तरह और भाग 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 जल गया, ऐसा नहीं है ये। ठीक है, कि जलेगा और ब्लास्ट करेगा और धुआं निकलेगा और हीट निकलेगा और उसी हीट से टरबाइन घुमाएंगे, ये बात सही है, लेकिन ये ब्लास्ट ऐसे नहीं करता। ये हम ब्लास्ट बता रहे कैसे करेगा। इसके लिए आपको चाहिए एक कूलेंट। कूलेंट का मतलब होता है जो इसको कूल करे, थोड़ा सा कूल हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, एक मिक्सचर चाहिए आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे कूलेंट्स वो लोग यूज करते हैं, जैसे गाड़ी में कूलेंट डाला जाता है ना स्मूथ चलने के लिए, वैसे तो ये वहां पे डालते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करेगा, और जब रिएक्ट करेगा तो हम बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगेगा धीरे धीरे, और इतना ज़्यादा हीट का इमिशन करेगा कि इसी हीट को यहाँ से पाइपलाइन से लाके टरबाइन पे घुमाएंगे, और जब टरबाइन घूमेगा उसमें डायनेमो भी घूमेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसमें और इसमें बस फर्क है कि इसमें क्रश करके लाते हैं, इसमें क्रश व्रश नहीं करते, केमिकल के हेल्प से करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये नहीं था, दिक्कत सबसे बड़ा क्या है वो बता रहे हैं। कोयला को स्टोर करिएगा, बारिश में भीगने का खतरा है, तो ये पहला दिक्कत है। इसको रखना बड़ा सबसे बड़ा दिक्कत होता है। कोयला को तो फिर भी कहीं स्टोर करके रख लेंगे, इसको किसी ऐरे गहरे कंटेनर में नहीं रख सकते, फट भी सकता है ये। ठीक है, पोखरण का विवाद सुना है? पोखरण में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो हाँ, जो टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट, उसमें इसी यूरेनियम को ढोया गया था। पोखरण टेस्ट रेंज क्यों है? क्योंकि वहीं पे एक रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा। ठीक है, रावत भाटा करके न्यूक्लियर पावर प्लांट है राजस्थान में। ठीक है, हाँ, तो उसी समय वहीं से यूरेनियम को कैरी किया गया था और बहुत हैवी मात्रा में उसका यूज किया गया था। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो होता क्या है कि बस प्रॉब्लम है इसके रख रखाव में। दूसरा प्रॉब्लम बता रहे हैं जो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है, इसका डिकम्पोजिशन आसान है। अगर कोयला जलेगा तो राख बन के उड़ेगा, आप उसको कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, उस पाउडर को, काला कलर का। अरे आपके घर में भी दिया जलता हो तो रेक के ऊपर देखोगे ना नीचे से, तो काला कलर का वो मिल जाएगा पाउडर वो खतरनाक होता है। फिर भी आप उसको कहीं पे डिकम्पोज कर सकते हैं, राख के तौर पे खेतों में छिड़काव कर दिया या कहीं पे भी गड्ढा कर। इसको कैसे करिएगा? इसका बचा हुआ जो मटेरियल है ना, रेसिड्यू, उसको अगर आप ऐसे भी कहीं फेंक दिए तो हो सकता आने वाले 20 सालों में वहां पे वोल्केनो आ जाए। इतना खतरनाक है कि वोल्केनो ला सकता है। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं है कि गड्ढा खाना और डाल दिया, ऐसा पता चला आज तुम डाल दिए, 20 साल बाद वो वोल्केनो का रूप ले लिया। किसी मूवी के सीन की तरह लग रहा होगा, है ना, कि खत्म हुआ फिर से जिंदा हो गया, उसको बैटरी मिली, लाइफ मिली, तो वैसा ही है कुछ ये। इसका रेसिडुअल उपाय एक ही है, इसको डिकम्पोज करने का। डिकम्पोज करने का इसका उपाय क्या है बता रहे हैं। इसको एक हैवी कंटेनर्स में, एक अच्छे कंटेनर्स में, एयर टाइट कंटेनर्स में इसको पैक किया जाता है। ठीक है, उसको पैक करके शिप के थ्रू ले जाकर, ट्रेंच जानते हो, ट्रेंच, ज्योग्राफी पढ़ाने लगेंगे। यहां से वाटर लेवल है तो पैसिफिक ओशियन का नाम सुना है, प्रशांत महासागर, उसमें सबसे बड़ा ट्रेंच है। ऐसे ट्रेंच मतलब खाड़ी होती है, ट्रेंच, हाँ अब याद आ रहा है, इसको मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं। तो मैक्सिमम इसको यहीं पे डंप किया जाता है,
वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे, ताकि कल को अगर ये वोल्केनिक इरप्शन का रूप भी ले तो पैसिफिक ओशियन का ट्रेंच थोड़ा सा भर जाएगा, और क्या है ना। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो डिकम्पोज हो जाता है ये आसानी से तो नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तक डिकम्पोज हुआ है तो बहुत कम ही घटनाएं हुई, उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो चूंकि यहाँ से अभी शिप्स को नहीं गुजरते, शिप्स इसके सर्कल के रेडियस से नहीं गुजरते, है ना, वो आसपास से चले जाते हैं। लेकिन हो सकता है कल को ये क्या करे कि अगर ऐसा कुछ वोल्केनिक इरप्शन का रूप लेगा तो इस वाटरवे को डिस्टर्ब कर सकता है, ये कहीं ना कहीं इनलैंड वाटरवे जो है इसको डिस्टर्ब कर सकता है, ये जो नेशनल बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज। लेकिन अभी तक इसी का यूज होते आ रहा है ज़्यादातर तौर पे। इससे ज़्यादा हीट ये प्रोड्यूस करता है। आप देखे होंगे इससे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं और ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी जनरेट की जाती है। ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अगला है जियोथर्मल एनर्जी। अब जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। जियो का क्या मतलब होता है? अर्थ, ठीक है। अब जियोथर्मल बता रहे हैं। आपको पता है पृथ्वी 3 लेयर से बनी हुई है, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, है ना। पृथ्वी 3 लेयर से बनी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। क्रस्ट में हम लोग रह रहे हैं, मेंटल में कुछ लोग रहते हैं, है ना जी, नहीं रहते, रह सकते हो नहीं रह सकते, ठीक है। तो जियोथर्मल में, तो जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। अब इस लेयर में देखिएगा क्या होता है, तो जो ऐसे पृथ्वी का हम एक लेयर बना दे रहे अर्थ का, मान लो ऐसे, ये 3 लेयर हो गया यहाँ पे। तो आपको पता है ये वाली लेयर कहलाती है क्रस्ट, ये कहलाती है मेंटल, और ये क्या कहलाता है? कोर। तो इस लेयर में बहुत ज़्यादा हीट है। हीट इन द सेंस यहाँ पे लावा है, लावा जानते हो, ठीक है, वो मोल्टेन फॉर्म ऑफ रॉक्स या मिनरल्स, मोल्टेन फॉर्म, खौलता हुआ आग है वो, है ना। वहाँ से हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। तो यहाँ से साइंटिस्ट क्या करते हैं, हीट को निकालने की कोशिश करते हैं। और जब ये हीट निकलता है तो इसको यहाँ पे एक चैम्बर से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा हीट निकले कि पाइप को ही मेल्ट कर डाले या डायनेमो को जला डाले, ठीक है। तो इसको कंट्रोल किया जाता है। बहुत ज़्यादा हीट होती है ये, बहुत ज़्यादा। इसको थोड़ा सा कूलेंट डाल के कंट्रोल किया जाता है। कूलेंट मतलब पाइप मान लो ऐसे है, पानी यहाँ से जा रहा है हीट, तो नीचे ठंडा पानी का लेयर होगा ऐसे चारों तरफ। पाइप मतलब जो गुजर रहा है एक ठंडे पानी के टैंकर से होकर गुजर रहा है, तो वो थोड़ा सा ठंडा भी होगा हल्का सा, है ना। तो यही प्रोसेस फिर से अपनाते हैं हम। क्या करते हैं, यहाँ से हीट निकलेगा, मान लो हीट का चैम्बर यहाँ कलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ से इस पाइप के थ्रू फिर से घूमेगा, तो डायनेमो ही। किसी भी हाल में हीट दो, हमेशा इसको हीट चाहिए ताकि ये हीट के प्रेशर से घूमे, लेकिन घूमेगा कौन? डायनेमो ही। चाहे वो ठंडी हीट, ठंडी प्रेशर यानी कि सॉरी, चाहे वो हीट से घूमे या किसी और चीज से घूमे, लेकिन घुमाना इसी को है। हवा से घूम सकता है, पानी से घूम सकता है, हीट से घूम सकता है, लेकिन घूमेगा डायनेमो ही, ठीक है। हाँ, डंडे से भी घुमा सकते हो, बैठ के ऐसे करते रहना, और पता चला कि 100 बार मारे तो एक छोटू सा वो 1 रुपये वाला बल्ब नहीं होता एलईडी, वो जला, पता चला तुमको, ठीक है। और चूंकि ये डायनेमो है, तुम्हारे केवल एक हाथ से घुमाने से नहीं हो जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए। दूसरा, तो ये डायनेमो में हीट जाएगा यहाँ से, और हीट के प्रेशर से डायनेमो घूमेगा, और घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। तो यानी कि हमने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, हमने ये केमिकल एनर्जी से भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर एनर्जी का यूज़ कर ही रहे हैं, रहा था थर्मल एनर्जी, इसका भी यूज़ हो रहा है, जियोथर्मल का भी यूज़ हो रहा है। आप देख ही रहे जियोथर्मल का यूज़ कैसे हो रहा है। अब क्या बचा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए ये सभी एनर्जी किसको प्रोडक्शन में काम आ रहा था? इलेक्ट्रिकल के ही तो, या इनसे आप मैकेनिकल काम भी ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी है, लेकिन ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है।
अगला देखिए हाइड्रो एनर्जी है। हाइड्रो का मतलब जानते हैं क्या होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। अब पानी से कैसे एनर्जी हो रहा है? तो इसी का नाम डैम होता है। आप डैम पे देखे हैं ना, डैम आप घूमने जाते हैं, उस डैम के नीचे गेट होती है ना, गेट होती है, वो गेट से पानी छोड़ा जाता है। एक ही बार नहीं छोड़ देगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा। और नीचे में टरबाइन्स लगे होते हैं, वो टरबाइन हमें नहीं दिखते, वो नीचे में लगे होते हैं। जब पानी का ऐसे प्रेशर जाता है, वो टरबाइन तेजी से ऐसे घूम रहा होता है, इतनी तेजी से, और एक नहीं 8 10 12 15 टरबाइन लगे होते हैं लगातार ऐसे, वो इतनी तेजी से घूमते हैं कि वहां पे एक स्टोर हाउस होता है, जिसको पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो पावर हाउस में वो बिजली जाती है और फिर वहां से उसको रेक्टिफाई करके, ट्रांसफार्मर होते हैं बड़े बड़े, वो उस बिजली को लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं लोअर वाट में और फिर भेजते हैं, यानी किलो वाट में उसको कन्वर्ट किया जाता है मेगावाट से, और फिर आपके घरों में वो भेजा जाता है। लेकिन आपके घर में आने से पहले भी आपकी कॉलोनी में, आपके अपार्टमेंट में, आपके नियर बाई एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। उस ट्रांसफार्मर का काम ही है कि देखो बेटा, हमें 220 वोल्ट का करंट देना है, यानी हमें पोटेंशियल कितना भेजना है सबके घरों में? 220 वोल्ट तक, क्योंकि अगर 220 से ज़्यादा भेजोगे तो खतरा है इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को। ठीक है, तो वो ट्रांसफार्मर उस हाई वोल्टेज एनर्जी को लो वोल्टेज एनर्जी में करके आपके घरों में देता है। दूसरा, अगर उनको कम भी एनर्जी मिल रहा है ट्रांसफार्मर को बाहर से, तो वो उसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा बढ़ाता है अपनी तरफ से, और बढ़ाकर फिर आपको देगा। यानी कि ट्रांसफार्मर का होना आपके लिए सेफ्टी मेजर्स है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से हाइड्रो एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। अगला है वेव एनर्जी। अब साइंटिस्ट ने वेव को भी नहीं छोड़ा। आप जानते हैं कि ओशियंस में, समुद्र में, सी में ऐसे ऐसे वेव उत्पन्न होते हैं, देखा है? ऐसे जाते हैं, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अब इन्होंने क्या किया, वहां पे टरबाइन्स लगा दिया। इनको खोज में लगे रहते हैं, जहां इनको कुछ मिलेगा टरबाइन लगा देंगे वहां पे, तो ये टरबाइन लगा दिए। अब ये टरबाइन लगाया तो जो वेव ऐसे थोड़ी सी क्रेस्ट एंड ट्रफ पड़ा होगा, वेव में ऊपर जाता है क्रेस्ट एंड ट्रफ ऐसे, तो ये जे ही इनका मोमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, जे ही इनका मोमेंट ज़्यादा होगा, टरबाइन घूमेगा और तेज़ी से घूमेगा, और उसकी वजह से फिर से ये किसका प्रोडक्शन करेंगे? बिजली का प्रोडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। एक और है विंड एनर्जी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं विंड एनर्जी। ठीक है, हाँ, बहुत सारे एनर्जी है, साउंड एनर्जी भी है। तो साउंड एनर्जी से थोड़ी बिजली का प्रोडक्शन कर लोगे ठीक है, हाँ, बिजली चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली चाहिए। आजकल पूरी समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी का इतना स्कार्सिटी है, ठीक है, कि ये सभी एनर्जी यूज़ हो रहे हैं ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। तो विंड एनर्जी क्या बोलता है कि इसमें भी वही करेंगे। टरबाइन लेके घूम रहे थे, देखा हवा चल रहा है, यहाँ भी टरबाइन घूम रहा है, तो यहाँ भी फिट कर दो। इन्होंने यही काम किया। हाँ, इनका काम ही है, ये टरबाइन लेके घूमते रहते हैं, बस देख भाई टरबाइन का फैन घूम रहा है, मतलब यहाँ से एनर्जी मिल सकती है, तो फिट। हाँ, अब हमारे यहाँ थोड़ी छत पे लगा सकते हो, नहीं। दूसरा चीज़ है ना कि इस विंड एनर्जी को एक प्रॉपर एयर चाहिए, मेंटेनेंस एयर। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है, अब इस रीजन में क्या होता है, अगर आप विंड एनर्जी लगा दो बिहार, यूपी, बंगाल, इन सब क्षेत्र में, तो यहाँ पे हवा 2-3 प्रकार की चलती है। एक चलेगी ही नहीं गर्मी के दिनों में, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा सा उमस हो रहा है पूरा गर्मी के दिन में ऐसा, और चलेगी तो इतनी तेज चलेगी कि पेड़ वेड़ सब उखड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये टरबाइन जल जाएगा। कैसे जल जाएगा? बेचारा कितने दिन से शांत था, ऐसे ऐसे चल रहा था, अब चला तो ऐसे 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 पूरा चलने लगा, पता चला उसका कुछ ना कुछ खराबी हो ही जाएगा। इतने दिन से धीरे धीरे चल रहा था और तेजी से चलने लगेगा तो पावर कंजप्शन नहीं होगा। तो जनरली हम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जनरली यूएसए में बहुत ज़्यादा, यूएसए, ब्राज़ील, ऐसे ग्रीनलैंड वाले जो क्षेत्र हैं उधर के, उनमें आपको दिख जाएगा विंड एनर्जी का प्रॉपर यूज़। बड़े बड़े टरबाइंस होते हैं, छोटे छोटे नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार एक रोटेशन पूरा किया 2πr की तरह, है ना, तो थोड़ा सा एनर्जी प्रोडक्शन हुआ। तो ये लगातार ऐसे घूमते रहते हैं क्योंकि प्रॉपर एयर चलती है उधर, है ना। आपने देखा होगा प्रेरीज के मैदान जो होते हैं, प्रेरीज का जो ग्रासलैंड होता है उधर में, ठीक है, तो उस प्रेरीज में ऐसा ये लगा दिया जाता है क्योंकि वहाँ हवा
तेज चलती है और सालों भर वैसा ही रहता है। इस वजह से आसानी से घूमते हैं। और ये जब घूमेंगे तो हमें तो एक ही चीज़ चाहिए, घूमेगा तो किसको घुमाएगा? डायरेक्ट टरबाइन को घुमा रहा है, इसको कोई हीट वीट तो चाहिए नहीं। और अगर इसको घुमा रहा है तो डायनेमो घूम रहा है, और डायनेमो घूम रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। यानी कि हमारे लिए जो टॉपिक आप बोल रहे थे कि लिस्ट इंपॉर्टेंट है, वही देखिए उसमें कितना सारा चीज़ छुपा हुआ है ना, कैसे कैसे है। तो ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो गया खत्म। अब हम आते हैं जो अगला टॉपिक है, उस टॉपिक को समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हमारे एग्जाम का मेन पार्ट यही है। अभी तक हम बस एक ओवरव्यू बता रहे थे, आपको कहीं मिले तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। अगला है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है समझिएगा। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको और डिटेल में पढ़ना होगा आपको तो आप देखिएगा, यूट्यूब पे वीडियो है क्लास 10th का, जो वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर का नाम है, उसमें ये बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। आप वहाँ से भी एक और होता है बायोगैस एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। अगला है मैकेनिकल एनर्जी। देखिए अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल का मतलब है मैकेनिक, मैकेनिक का मतलब ये मसल्स से यूज होगा, कहीं ना कहीं मसल्स बोल रहे सॉरी, वो तो मस्कुलर होता है, मशीन्स का यूज करेंगे, या फिर मैकेनिकल तरीके से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, विदाउट मशीन भी। जैसे मैकेनिकल तरीके का मतलब है कि इसमें दो प्रकार की एनर्जी का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, एक तो पोटेंशियल देखेंगे और दूसरा क्या देख रहे हैं आप, काइनेटिक। यानी कि वो एनर्जी है जिसमें पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों आता है। यानी कि अगर पोटेंशियल और काइनेटिक कहीं पे अगर दोनों साथ साथ लग रहा है तो आप उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल। अब ये कैसे सिचुएशन में सर हो सकता है, तो हर एक जगह पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी लगता ही लगता है। ये अलग कंडीशन है कि अगर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैग्नीट्यूड कुछ है तो पोटेंशियल का जीरो होगा, या पोटेंशियल का अगर कुछ है तो काइनेटिक का जीरो होगा, या हो सकता है कि दोनों की कुछ वैल्यू होती हो। यानी कि अगर टोटल एनर्जी की बात करें जिसमें आप पोटेंशियल और काइनेटिक देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। आई बात समझ में आज तक, ठीक है। अब देखिए तो इसके दो फॉर्म है। पहला फॉर्म जो हमने बात किया है वो है मेरा काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या बोलता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स मोशन। यानी कि वो वैसी एनर्जी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने की वजह से प्रोडक्शन होता है एनर्जी का। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तभी उसमें काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तभी उसमें कौन सी एनर्जी आप देख पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी। इसको हम डिनोट करते हैं के से, शॉर्ट फॉर्म में। इसका फॉर्मूला लिखते हैं हाफ mv², जहां पे m क्या होता है, मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का, और v क्या होता है, वेलोसिटी होता है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए पोटेंशियल एनर्जी। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इनको, इनका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, डेरिवेशन कैसे किया गया। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, ये एनर्जी वैसा है जो किसी ऑब्जेक्ट में तो होगा, बट ये किसकी वजह से होगा, रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन। ये चीज ध्यान रखना है, किसकी वजह से, रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन। यानी कि वो किस स्थिति में है, यानी ऐसा स्थिति नहीं कि सुख और दुख का स्थिति हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं पे रखा हुआ है, किसी स्टेट में होगा, कहीं पे ऐसे रखा हुआ है, तो वहां पे इसको बोलते हैं, वो स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट ऑफ मैटर है वो। हम पोजीशन की बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ठीक है, स्टेशनरी, यानी स्टेशनरी बोल रहे हैं मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब एट रेस्ट, रेस्ट पोजीशन में अगर है, ठीक है, या फिर मोशन के पोजीशन में है। तो हम बात कर रहे हैं कि किस पोजीशन में, एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन। अगर कहीं पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, वो कितनी हाइट को अटेंड कर रहा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, या इसी पोजीशन को स्टेट का नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है इट इज डिनोटेड बाई पीई। ये किससे डिनोट किया जाता है, पीई से, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहां पे रखा हुआ है, कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट जो है अगर नीचे आ रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट पे यहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों बता रहे, देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा, m, ग्रेविटी g लग रहा है, और यह हाइट अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस हाइट को पोजेस कर रहा है, तो mgh होगा। लेकिन यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी, हम बता रहे हैं, क्योंकि हाइट यहां पे आने के बाद अब कोई हाइट बचा नीचे नहीं, यानी कि यहां पे हाइट इसकी जीरो, डेट मीन्स पी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो।
तो या कहीं भी अगर पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल रहे हैं तो वो किसकी वजह से निकाल रहे हैं, पोजीशन और स्टेट की वजह से ही तो निकाल रहे हैं ना। हाँ हाँ, पोटेंशियल जीरो, ग्राउंड पे आ गया, यानी कि उसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो जिसको बोलते हैं, इंक्लिनेशन और डिप्रेशन जब समझते हो। हाँ अच्छा, डिप्रेशन तुम समझ रहे हो मानसिक वाला, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और ठीक है, और एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, और अगर इस पॉइंट से आप नीचे की तरफ देख रहे हो और ये बेस या होरिजन मान लेते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बना इसको एलिवेशन बोला, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको डिप्रेशन बोलते हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की तरफ देखना, इधर की तरफ, हॉरिजन से बिलो, ठीक है, झुका। अगला, तो P का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट होता है, जहां पे मास हो गया m, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अगर न्यूमेरिकल बनाना है और कहीं पे आपको ऐसा डेटा मिल रहा है कि मान लो पहले से ही आपको लिखा हुआ है 4.5 इंटू 6 इंटू, तो यहाँ पे आप 10 भी लेकर काम चला सकते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है, या न्यूमेरिकल में खुद हिंट दिया रहता है कि आप जी की वैल्यू को क्या सपोज करो 10 मान के बनाओ। और एच क्या हो गया, हाइट हो गया, जो कि अटेंड किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा। यहां तक बात समझ में आ गई। एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इसको समझते फिर से। इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी है u इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि रेस्ट में है, यानी m मास का ऑब्जेक्ट है और रेस्ट में रखा हुआ है। अब ये धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट किया, इधर की तरफ, इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट किया, ऐसे इसकी तरफ। तो मान लिए यहां से यहां पे जाने में इसको s डिस्टेंस कवर करना पड़ा, s। किस वेलोसिटी को अटेंड किया फाइनली जाकर, v। कितना टाइम लिया, t। कितना टाइम लिया, t। वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई, v। कितना डिस्टेंस कवर किया, s। और मान लिया कि इस पे कुछ फोर्स लगाया था, इधर से फोर्स लगाएंगे तभी नहीं जाएगा, अपने आप थोड़ी जाएगा ऐसे, एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने, एक्सटर्नल फोर्स EF बोलते हैं इसको। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो यही फोर्स जो है मान लिया हमने F लगाया है, और मान लिया कि जब ये यहां से यहां आएगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, तो ये वर्क डन हमने मान लिया W। तो जो वर्क डन हो गया ये कितना होता है आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और आपको ये भी पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, हो रहा है ना एक्सेलरेशन। तो यहां पे हमने फोर्स की जगह लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, और एस की जगह एस लिख दीजिए। अब आपने पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन में कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड, आप याद करो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, अच्छा ठीक है मान लिया थर्ड है, तो वहां पे आप क्या पढ़ते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, थर्ड है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था कि स्क्वायर ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इक्वल होता है 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट के या डिस्टेंस के। तो यहाँ पे v का वैल्यू तो यही रहेगा, u का वैल्यू 0 हो जाएगा। पता है क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ बोला है ऑब्जेक्ट किस में था पहले, रेस्ट में। रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, इसीलिए u क्या हो गया, 0 हो गया। 2s तो 2s रहेगा। हमें यहां से a की वैल्यू निकालनी है, आप चाहो तो s की वैल्यू निकाल सकते हो। बार बार बोल रहे हैं हमने a निकाला है, आप चाहो तो आप s की वैल्यू निकाल सकते हो। s का वैल्यू कैसे निकलेगा, 2a को इधर डिवाइड करके और इसी s की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, a निकाला है, तो v स्क्वायर माइनस 0 तो v स्क्वायर हो जाएगा और 2s डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आया। अब इसी को पुट करना है किस में, इस इक्वेशन 1 में। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू को हमने कहां पुट किया, इक्वेशन 1 में, याद रहेगा। इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू को पुट किया है, a की वैल्यू को। तो वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा, यहां पे देखो मास इनटू a की जगह क्या लिखेंगे, v स्क्वायर बाई 2s लिखा, इनटू s लिखा। क्या ये s नहीं कैंसिल होगा, होगा। तो क्या मिला मुझे, mv स्क्वायर बाई 2, इसी को लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर।
अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हम वर्क डन करेंगे यहां से यहां तक लाने में, वही तो चेंज इन एनर्जी है। यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो हाफ mv² लिखेंगे। यहाँ पे u जीरो है तो ये फाइनली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो हाफ mv² होगी। तो हाफ mv² में से ये वाला माइनस करेंगे तो यही तो वर्क डन कहलाता है। तो यानी वर्क डन का नया डिफिनेशन क्या बना कि जो फाइनल एनर्जी है उसमें से इनिशियल एनर्जी घटाएंगे तो मुझे ये वर्क डन दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहीं से वर्क डन का नया डिफिनेशन आता है चेंज इन एनर्जी। आप नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से वर्क का नया डिफिनेशन बना। इसका प्रूफ यहां पे है क्यों बना। आपने देखा यहां से यहां तक काम किया ना, कैसे काम किया, आपने फोर्स लगाया, वो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो आप वर्क डन कैसे निकालते हो, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना किया, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया इनटू फोर्स। तो जब ये निकालने जाओगे तो यही एनर्जी निकाल बैठोगे। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मोशन में नहीं था तो u कितना था, जीरो। तो यहाँ पे हाफ mv² अगर v जीरो हुआ, u जीरो हुआ तो सब जीरो, और यहाँ पे हाफ mv² लिखोगे, इसमें से जीरो को माइनस करोगे तो यही आएगा। तो यानी वर्क डन इसी के बराबर होगा, और वर्क डन इसी के बराबर है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो वर्क डन होगा वही मेरा चेंज इन एनर्जी था, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² निकल गया। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आया कहां से, क्या लॉजिक है इसके पीछे का। तो एक्चुअल में यही लॉजिक है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप इसी लॉजिक के थ्रू ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ने जा रहे थे, जो वो पढ़ रहे थे एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा, तो मान लिया ऐसा ही कि एक मास है ऑब्जेक्ट का m, और ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट तक उठा के रखे हम। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के रखे h हाइट तक, ठीक है। तो यहां से यहां इसकी हाइट को मैंने कितना माना, h, और मास कितना है m। अब बोल रहे हैं कि मान लिए चूंकि ये ऑब्जेक्ट यहां पे है, और चूंकि यहां से छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। यहां से ऐसे छोड़ा, नीचे आया ना, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये डिस्टेंस मान लिया h है यहां तक, और ये मेरा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। ये मेरा हॉरिजन ग्राउंड सरफेस, अर्थ सरफेस मान ले रहे हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन होता है, आपको पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, W, फोर्स को हम m इंटू जी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखो, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट है मास, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है उस पे एक ग्रेविटी भी तो एक्ट कर रही है, ग्रेविटी भी तो एक्ट कर रही है, फोर्स इसी की तरफ खींच रहा है ना इसको, हाँ। तो इस पे जो फोर्स का वैल्यू होगा, ये ग्रेविटी इसको खींच रहा है, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन हो रहा था वो अब हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। ग्रेविटी की तरफ फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स लग रहा है इस वजह से। तो यहां पे हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटी, और एस को क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। तो यहां से नया डेरिवेशन मुझे निकल गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। आई बात समझ में। एक चीज और समझिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे m मास का, इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर में लग रहा है नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल। नीचे में लग रहा है टेंशन। कौन सा फोर्स लग रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप डालते हो तो टेंशन होता है ना, वही टेंशन फोर्स लग रहा है, टेंशन। तो ये फोर्सेस अभी नहीं पढ़ने, आपको 11th से पढ़ने स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। तो बस एक समझा रहे थे कि इस पे भी बहुत सारा फोर्स लग रहा है, तो हम उन सब फोर्सेस को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, अवॉइड करके चल रहे हैं। लेकिन 11th में आप उन सब चीज़ों को अवॉइड करके नहीं पढ़ सकते, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि नॉर्मल और टेंशन को हटा दे रहे हैं, तो हम एक नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं जो जनरली हम यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा फोर्स का वैल्यू m इंटू जी होता है, और ये h हो गया क्योंकि हाइट है। जो s डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे दिखा रहे थे हॉरिजेंटली, अब उसको वर्टिकली दिखा रहे हैं, तो वर्टिकली में s क्या हो जाता है, h हो जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ तक आप देखिए लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताता है कि जो एनर्जी है नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना ही आप उसको बना सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं।
बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। आप इसको बस एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, समझ आ रहा है, या थर्मल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो, ठीक है, तो दूसरे फॉर्म में हो सकता है। या इसी को दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होगी किसी ऑब्जेक्ट की किसी भी बॉडी में, वो कंजर्व होती है। कंजर्व का मतलब है कि किसी एक पोजीशन पे जो एनर्जी हुई उस ऑब्जेक्ट का, वही एनर्जी, टोटल एनर्जी किसी दूसरे पोजीशन पे भी देखने को मिलता है। कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी हुई किसी ऑब्जेक्ट में वो क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। कंजर्व्ड का मतलब कि किसी एक पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है वही दूसरे पोजीशन पे भी देखने को मिलती है। इसी को ऐसे लिखा है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ। अर्थ के बाहर चूंकि हम गए नहीं तो आपको पढ़ा भी नहीं सकते, तो ये सब जगह पॉसिबल है। ऐसा देखा गया कि जो एनर्जी होती किसी बॉडी की वो हर एक पॉइंट पे कंजर्व्ड होती है, यानी कांस्टेंट होती है, यानी कि सेम होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि मान लो ए पोजीशन पे किसी ऑब्जेक्ट एम मास का रखा हुआ है और ये रेस्ट में है। कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली गिरा रहे हैं हम यहाँ से। जब ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऐसे, फ्री फॉल हो रहा है, मान लो गिर रहा है ऐसे, तो एक्चुअली बीच में ये रुकेगा नहीं कहीं पे, है ना, ये चमत्कारी इसको रोक सकता है, ऐसे नहीं रुकेगा ये। तो हमने क्या किया, स्लो मोशन कैमरा से इसको देखा, तो हो सकता है कि ऐसे आपको दिखेगा धीरे धीरे, तो एक इंस्टेंट ऐसा लगेगा कि ये गिर ही नहीं रहा, ये फिक्स है, और स्लो करो और स्लो करो और स्लो करो, तो दिखेगा कि ये रुका हुआ है, ऐसे टंगा हुआ है बीच में, ऐसा लगेगा। तो उस पोजीशन पे हम मान लेते हैं कि ये, और उसके बाद थोड़ा सा उसको नॉर्मल करो, नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। तो मान लिया ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा, यहां गिर गया, बीच में कहीं होल्ड किया होगा नैनो सेकेंड के लिए, तो ये टोटल हाइट यहां से यहां हमने h माना, ये यहां से यहां की हाइट हम मान लेते हैं h, स्मॉल h। तो ये ग्राउंड सरफेस से यहां की हाइट कितनी हो जाएगी, जब ये टोटल कैपिटल H है और यहां से यहां स्मॉल h है, तो यहां से यहां की हाइट कितनी हो जाएगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे एनर्जी निकालेंगे, यहां पे एनर्जी निकालेंगे B पे, और यहां C पे एनर्जी निकालेंगे, और देखेंगे कि टोटल एनर्जी जो A पे आता है वही B पे आएगा और वही कहां पे आएगा, C पे। ये चीज लिखा हुआ है, जो एनर्जी A पे आती है वही टोटल एनर्जी B पे, वही टोटल एनर्जी C पे। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी जो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक। इस मैकेनिकल का क्या मतलब है, P प्लस K। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब चूंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो मैंने बोला कि टोटल एनर्जी जो A पे है वही एनर्जी B पे है, वही एनर्जी C पे, इसका प्रूफ, इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में बस हम इसका डेरिवेशन ही करेंगे, और डेरिवेशन जब खत्म होगा तो उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स चलेगा, और उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा डेरिवेशन के बाद, वो एक छोटा सा टॉपिक है पावर, और पावर के बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो यानी कि मोस्ट न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो इसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे पूछे जाते हैं, इसी एनर्जी पे पूछे जाएंगे, वर्क डन पे पूछे जाएंगे और पावर पे पूछे जाएंगे।